नमस्कार दोस्तों, उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। ठीक है, चोल जो थे नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध थे। और कहा, आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी चोलों के मजबूत नौसैनिक बेड़ों के कारण चोलों की झील बन गई थी। राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में श्रीलंका को विजित किया था और उसने अपने नौसैनिक अभियान के अंतर्गत श्रीविजय, जावा, सुमात्रा आदि को भी विजित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों से कुएं का अवशेष मिला है। कुओं का अवशेष कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घरों से वृत्ताकार और अंडाकार कुएं मिले हैं और इनका व्यास था 9.1 मीटर और छोटे कुएं का जो व्यास था 2.1 मीटर था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। जैन धर्म में त्रिरत्न में मूलभूत सिद्धांत है जिनका अनुशीलन कर्मफल से मुक्ति के लिए किया जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक धारणा जो है, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक आचार, सम्यक चरित्र। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों विजित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा का। ठीक है, 1685 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय को पराजित करके और 8 अक्टूबर 1687 ईस्वी में 8 महीने घेरे के पश्चात गोलकुंडा को विजित करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। कहा, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदर लोदी ने इटावा, बयाना, कोइल, ग्वालियर, धौलपुर रियासतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव डाली थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1327-28 ईस्वी में राजधानी स्थानांतरण दिल्ली से देवगिरी को किया था, इसके बाद में जिसका नाम दौलताबाद रखा गया। इसका परिवर्तन का उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा एवं दौलताबाद का देशों के बीच बीच स्थित होना, उसने देश के बीच में स्थित होना था और पुनः 1335 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला हमारा प्रश्न है, वह युग जो सुमिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये युग सम्मिलित नहीं है। अन्य बाज बहादुर मालवा के थे, ये भी सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा के थे, ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के थे, ये भी सही है। ये आपका सही नहीं है। तो इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मलिक अहमद 1490 ईस्वी में स्वतंत्र अहमदनगर की स्थापना की और 1494 ईस्वी में उसने अहमदनगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया, जबकि बीजापुर की स्वतंत्र राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में किया था। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहों से स्थापित किए थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अकबर ने मुगल साम्राज्य को भारत में सुदृढ़ बनाने के लिए वहां के स्थानीय सरदारों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, जिसके तहत उसने अपनी राजपूत नीति का विस्तार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। सर्वप्रथम 1562 ईस्वी में अजमेर के कचवाहा राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया था, जोधाबाई से। अगला हमारा प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बहुत जोर दिया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने
में भारतीय प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की। इसने संस्थाओं के सहयोग राशि बढ़ाने एवं स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने की सलाह दी। अगला प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल में पुर्तगाली फैक्ट्री सर्वप्रथम हुगली में स्थापित की गई थी। ठीक है, और इसके साथ ही पुर्तगाली बस्ती सैंथों में मद्रास द्वीप काठियावाड़ में भी खोली गई। उस समय पुर्तगाली गवर्नर नूनो डी कुन्हा थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत शाह आलम ने बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों ने बादशाह को 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वादा किया था। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से, कहाँ से, फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। वे वर्ष 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। अगला हमारा प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के नगर में गदर पार्टी का गठन किया। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना बनाए गए और उन्होंने एक गदर पत्रिका लिखाई जो गुरमुखी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में निकाली, जिसका उद्देश्य आज़ादी के लिए प्रवासी भारतीयों में जागृति लाना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एनी बेसेंट द्वारा निकाली जाने वाली 2 अखबार कौन से थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, ये दोनों आपका एनी बेसेंट के द्वारा निकाली गई, इसका सही उत्तर ए होगा। और आइए देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थी। 1916 ईस्वी होम रूल लीग का गठन कर भारत में होम रूल आंदोलन चलाया। इन्होंने अंग्रेजी में 2 पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया प्रकाशित किए थे, जिनका उद्देश्य भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना का संचार करना था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंटफोर्ड सुधारों के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वर्ष 1919 के तहत प्रथम बार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया था। मंटफोर्ड घोषणा में कहा गया था कि प्रांतों में पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और उन्हें अधिकाधिक वैधानिक तथा प्रशासनिक स्वतंत्रता देनी होगी। इस उद्देश्य से प्रांतों में दोहरी प्रशासनिक प्रणाली प्रारंभ की गई। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार के मुख्य कारण थे, तो इसका सही उत्तर होगा सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की अनुदारवादी सरकार ने सर साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया और यह आयोग प्रांतों में द्वैध शासन की समीक्षा करने तथा संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देने के लिए गठित किया गया था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस तथ्य की ओर सर्वप्रथम मनमोहन मोहन मालवीय ने ध्यान दिलाया था। अगला हमारा प्रश्न है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तिलक और बेसेंट मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, तो ये असत्य है। और सब सत्य है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी और तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल एक अधिक शक्तिशाली थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत और में स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बाद में एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में एक अन्य होम रूल की स्थापना की, जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत था। तिलक एवं एनी बेसेंट के विचार भले भिन्न थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके उद्देश्य एक होने कारण कभी उनके बीच मतभेद नहीं उत्पन्न हुए। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं का सही अनुक्रम बताइए, तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा आपका, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था, सबसे पहले यही होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था अक्टूबर 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन जो था मार्च 1942 में भारत में आगमन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था।
अगला हमारा प्रश्न है, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है। सन 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, लखनऊ में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों धड़ों, अतिवादियों एवं उदारवादियों का पुनर्मिलन एनी बेसेंट के सहयोग से ही हुआ। तिलक पहले कुछ नरम पड़े, उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता के लिए पहले कांग्रेस में प्रवेश पाना था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2। अभिनव भारत अनुशीलन समिति जो थी, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वीर दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर ने 1904 में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए अभिनव भारत का गठन किया था। और पहले इनका उद्देश्य, पहले इसका नाम था मित्र मेला था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1909 ईस्वी में वरिंद्र घोष और सचिंद्र सन्याल ने की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों में भय उत्पन्न करना था। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1887 ईस्वी में सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद ने बनारस में की, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के खिलाफ जनमत तैयार करना और जन समुदाय को अंग्रेजों का भक्त बनाना था। अगला हमारा प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर ने शुरू किया था। बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए एक मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 1927 में प्रारंभ किया था। 1924 में मुंबई में दलित वर्ग संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई। अगला हमारा प्रश्न है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गांधी जी अम्बेडकर ने इसके पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ। इसके अनुसार दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर विधानमंडल में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा स्थानीय निकायों में स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया। ठीक है। तो ये आज का दोस्तों प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।